नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन फॉर आईएएस। मैं हूं डॉक्टर विकल कोटवाल। आज की तारीख है 24 अप्रैल 2023। आज से ठीक 50 साल पहले आज ही के दिन यानी कि 24 अप्रैल 1973 को हमारी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट डिलीवर हुआ था। A judgment that is considered to be a historic judgment, a judgment that is considered to be a very landmark judgment from Constitution's perspective. जजमेंट था केशवानंद भारती केस का जजमेंट। आज के सेशन में इसी जजमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट एवरीवन इन इंडिया नोज अबाउट दिस केस। हर किसी ने इसके बारे में शायद कहीं पर सुना है या फिर पढ़ा है, बट देर आर वेरी फ्यू पीपल हु नो एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन दिस केस। काफ़ी कम लोग हैं कि जो ये जानते हो कि इस केस में एक्चुअली क्या हुआ था। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी ज़रूरी बातें बताई थी, लेकिन वो काफ़ी सारी ज़रूरी बातें क्या है वो हम नहीं जानते हैं। अगर ये एक हिस्टोरिक जजमेंट है तो इसके बारे में देश के हर एक नागरिक के पास जानकारी होनी चाहिए। आज के सेशन में हमारी यही कोशिश है कि बिल्कुल सरल ज़बान में इस जजमेंट को लोगों तक पहुंचाया जाए। कई लोग इस जजमेंट को समझने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन दे फेल टू अंडरस्टैंड रीज़न। देर आर मैनी कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज दैट आर इन्वॉल्व इन दिस केस। काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं कि जो इस मामले के साथ जुड़े हैं, जो आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज की हमारी ये कोशिश है कि बिल्कुल आसान ज़बान में इस पूरे केस को, इस पूरे मामले को लोगों तक पहुंचाया जाए। आइए समझते हैं केशवानंद भारती केस को। वैसे केशवानंद भारती केस को हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते हैं, बिकॉज इट वॉज अ वेरी जायंट, वेरी ह्यूज केस। अगर इस केस की डिटेल्स आपके पास हो तो पढ़िए। ये जो पूरा केस हुआ था, इट वॉज हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 13 जजेस। 13 न्यायाधीशों की बनी हुई एक बेंच के द्वारा ये पूरा मामला सुना गया था। इतनी बड़ी बेंच इसके पहले किसी भी केस के लिए नहीं बनाई गई थी। इट वॉज द लार्जेस्ट एवर मेड बेंच। पूरे 2 महीने से भी ज़्यादा दिनों तक इसके हियरिंग्स चले। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फॉर 68 वर्किंग डेज दे हर्ड दिस केस। इन हियरिंग्स के दौरान 60 से भी ज़्यादा देशों के संविधानों को यहाँ पर रेफर किया गया था। मोर देन 60 कॉन्स्टिट्यूशंस वर रेफर्ड टू। इन सब के बाद जब आखिरकार जजमेंट आया, जजमेंट इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ 703 पेजेस। 700 से भी ज़्यादा पन्नों का तो सिर्फ जजमेंट है। तो आप समझ सकते हो कि ये केस कितना बड़ा होगा। तो अगर इस केस को हमें समझना हो तो पहले उसकी एक पृष्ठभूमि हमारे पास होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड हमें मालूम होना चाहिए। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट बैकग्राउंड इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड दिस जजमेंट। तो पहले बैकग्राउंड को समझते हैं और उसी के आधार पर पूरे केस, उसके जजमेंट को हम समझेंगे। दरअसल इस पूरे मामले में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जुड़े हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में ये पूरा मामला है। कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स? There is a conflict between government on one side and the judiciary on the other side. अगर आप देखो तो 1960 और 1970 के दशक में हमारे देश की सरकारों और न्यायपालिका के बीच काफ़ी सारा संघर्ष देखने को मिला। ये पूरा मामला उसी संघर्ष के बारे में है। इसी तरह का संघर्ष पाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रावधानों के बीच। हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा तब माना जाता था। वैसे तो ये अभी मानना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 1980 में हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, मिनर्वा मिल्स केस, जिस केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इन प्रोविजंस के बीच किसी भी तरह का संघर्ष है नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दे आर रादर कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, वो तो एक दूसरे के पूरक है। मतलब कि अगर हमने इन प्रोविजंस के बीच किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट पाया था तो वो हमारी गलती थी। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से नहीं पढ़ा था, हमने उसका इंटरप्रिटेशन गलत किया था। एक्चुअली देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। लेकिन तब ये माना जाता था कि उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में ये पूरा मामला है। क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स, जानते हैं। हमारे देश के संविधान के भाग 4 के अंदर दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनका एब्रीविएशन है DPSP। हिंदी में उसको कहा जाएगा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। हमारे देश की सरकार वो चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्यों की सरकारें हो, ये सरकारें अपना प्रशासन किस तरह से करेगी,
वो अपनी नीतियाँ किस आधार पर बनाएगी, ये आधारभूत सिद्धांत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 के अंदर दिए गए हैं। मतलब कि इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किसी भी सरकार को अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। इन सिद्धांतों में काफ़ी सारे सिद्धांत ऐसे हैं जो कि हमारी एक सोशलिस्टिक टेंडेंसी दिखाते हैं। हमारी जो समाजवाद की विचारधारा है वो यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे कि आप पढ़िए आर्टिकल 38, 39 और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें आपको सोशलिस्टिक टेंडेंसी देखने को मिलेगी। मोर स्पेसिफिकली इन आर्टिकल 39, मोर स्पेसिफिकली इन 39 क्लॉज बी एंड क्लॉज सी कहा गया है कि सरकारों को अपना काम करते वक्त ये ध्यान में रखना होगा कि देश के जो संसाधन हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं, ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, उनका सही तरीके से बंटवारा हो। उन संसाधनों का, हमारे देश की जो कोई भी संपत्ति है, उन सभी का बंटवारा कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जिससे उसका लाभ सभी को मिले। ऐसा ना हो जाए कि उन संसाधनों, उन संपत्ति का लाभ, उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का लाभ देश के कुछ ही लोगों को, कुछ ही वर्गों को मिलता हो। ये नहीं होना चाहिए। सरकारों को ये ध्यान में रखना होगा कि इनका लाभ सभी को मिले, मुझे, आपको, सभी को मिले। तो इसी सिद्धांत के आधार पर आज़ादी के बाद हमारे देश की सरकारों ने अपनी नीतियां बनाना शुरू किया और इन्हीं नीतियों में उन्होंने बनाई लैंड रिफॉर्म्स की नीति, जमीन सुधार की नीति, भू सुधार की नीति, जिस नीति को लागू करवाने के लिए उन्होंने देश से जमींदारी खत्म करना शुरू किया, क्योंकि जब तक जमींदारी है आप लैंड रिफॉर्म्स के प्रोग्राम्स को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। लेकिन हुआ यूं कि ये जो जमींदार और जमींदार के अलावा और उद्योगपति जो लैंड रिफॉर्म्स से अफेक्टेड थे, दे स्टार्टेड चैलेंजिंग द स्टेट, द गवर्नमेंट इन द कोर्ट। उन्होंने कोर्ट में सरकार को ले जाना शुरू कर दिया। किस आधार पर? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 के पहले दिया गया है भाग 3, जिस भाग 3 में दिए गए हैं हमारे मूल अधिकार, आर फंडामेंटल राइट्स। वो कोई ऑर्डिनरी राइट्स नहीं है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। जमींदारों और उद्योगपतियों का कहना यह था कि अगर सरकार अपनी नीतियों को लागू करती है तो उस नीतियों से हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है। किन अधिकारों का हनन होता है? तो उनका क्लेम यह था कि बेसिकली आवर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी इज वायलेटेड। संपत्ति का हमारा मूल अधिकार इससे वायलेट हो जाता है। वैसे आज तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, वो हुआ करता था। 1978 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा उसको पार्ट 3 से निकाल दिया गया। आज भी वैसे वो एक लीगल राइट के तौर पर आर्टिकल 300A में है, लेकिन पार्ट 3 में नहीं है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(f) और साथ में आर्टिकल 31 के अंदर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था। तो इन जमींदारों और उद्योगपतियों का कहना यह था कि सरकार अपनी नीतियों के द्वारा हमारे मूल अधिकार का हनन कर रही है। मूल अधिकार जो कि हमें हमारे संविधान ने दिए हैं, सरकार हमसे ये अधिकार नहीं छीन सकती है। वैसे वो लोग गलत भी नहीं थे। हमारे इसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर एक आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में साफ तौर पे लिखा गया है कि हमारी सरकार एक भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो कानून मूल अधिकारों से विपरीत हो, मूल अधिकारों का हनन करता हो। ऐसा एक भी कानून सरकार नहीं बना सकती है। तो मतलब कि भले ही सरकार अपनी नीतियों के द्वारा कोई महान उद्देश्य प्राप्त करना चाहती हो, लेकिन आर्टिकल 13 उसको रोकेगा। वो हमारे मूल अधिकारों का हनन करके किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकती है। लेकिन सरकार तो जाहिर सी बात है चाहेगी यही कि उसको जो सिद्धांत दिया गया है संविधान के द्वारा, उसके मुताबिक वो चले। लेकिन अगर वो उस मुताबिक चलने की कोशिश करती है तो उसके आड़े आ रहे हैं हमारे मूल अधिकार। तो सरकार क्या करे? सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला। उसने क्या किया? उसने ये तय किया कि हम मूल अधिकार को ही बदल देते हैं। जो मूल अधिकार हमारे इन नीतियों के आड़े आ रहे हैं, वो अड़चनें पैदा कर रहे हैं, उन मूल अधिकारों को ही हम बदल देते हैं तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। इसी पॉलिसी के आधार पर, इसी सोच के आधार पर हमारी संसद ने 1951 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया सबसे पहला संशोधन। फर्स्ट अमेंडमेंट, द ईयर वाज 1951। और आप देखोगे कि इस फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा A stands for amendment, संशोधन।
इस फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो नए आर्टिकल्स जोड़े गए थे, 31A 31B। वैसे फर्स्ट अमेंडमेंट में काफ़ी सारी और भी बातें थी, लेकिन हमारा जो टॉपिक है उसके लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 के अंदर जोड़े गए दो नए आर्टिकल्स 31A 31B, और 31B के साथ जोड़ा गया एक नया शेड्यूल, एक नई अनुसूची कॉन्स्टिट्यूशन में दाखिल की गई, जो कि थी 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल। अब पढ़िए 31A 31B एंड 9th शेड्यूल। यू विल फाइंड दैट this articles, this provisions, this schedule is completely against our fundamental rights। हमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं जैसे कि उनसे बिल्कुल अगेंस्ट हैं 31A 31B एंड 9th शेड्यूल। माई पॉइंट इन मेकिंग इज, सरकार ने रास्ता ये निकाला कि अगर हमारी नीतियों के आड़े आ रहे हैं लोगों के मूल अधिकार, तो उन मूल अधिकारों को ही बदल दिया जाए। तभी ये सवाल उठा कि क्या संसद के पास हमारे संविधान में संशोधन करने की इतनी बड़ी शक्ति है कि वो हमारे मूल अधिकारों को भी बदल सकती है। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 के अंदर आर्टिकल 368 के अंदर हमारी संसद को ये शक्तियां दी गई है कि वो हमारे संविधान में संशोधन करे। कोई भी संविधान किसी एक दौर में बनाया जाता है, वक्त के साथ उसको बदलना पड़ेगा ही। जो कोई भी नई चीज़ें हमारे सामने आती है उनको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने के लिए, या फिर कह लीजिए कि जो पुरानी चीज़ें हैं लेकिन वो नए सिरे से हमारे सामने अगर आ रही है, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने पड़ेंगे। इसीलिए एक व्यवस्था रखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 के अंदर, जिसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368, कि जिसमें हमारे देश की पार्लियामेंट को यह पावर दिया गया है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकती है, उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, जिसी को हम हिंदी में कहते हैं संशोधन। तो आपको आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्तियां दी गई है, लेकिन क्या इन शक्तियों का उपयोग कर कर आप कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए मूल अधिकारों को भी बदल सकते हो? मूल अधिकारों को बहुत ही जरूरी माना जाता है। दे आर कंसिडर्ड टू बी समथिंग दैट इज इनएविटेबल फॉर आवर ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर हमें हमारा विकास करना है तो ये अधिकार चाहिए ही चाहिए, इसीलिए तो उनको मूल अधिकार कहा गया है। तो क्या इन अधिकारों को भी बदला जा सकता है? ये सवाल अब हमारे सामने उठा। इसी बीच हमारी सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, शंकरी प्रसाद केस। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। रीजन, शंकर प्रसाद केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि हमारी संसद के पास संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी हिस्से में, किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्तियां हैं। मतलब कि अगर हमारी संसद चाहे तो वो मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन। शंकर प्रसाद मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बताया कि अमेंडिंग पावर ऑफ आवर पार्लियामेंट इज एज गुड एज द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब कि हमारी संसद के पास जो संविधान में संशोधन करने की शक्तियां है वो बराबर है। किसके बराबर है? हमारी संविधान सभा की संविधान बनाने की शक्तियों के बराबर। मतलब कि एक तरह से आपने ये कह दिया कि हमारी संसद वो एक तरह से संविधान सभा ही है, वो चाहे ऐसे बदलाव हमारे संविधान में कर सकती है। दैट्स इट। सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह रहा है कि हमारी संसद चाहे ऐसे बदलाव संविधान के अंदर ला सकता है, वो चाहे तो मूल अधिकारों को भी बदल सकती है। अगर आप ही कह रहे हो कि आप मूल अधिकारों को भी बदल सकते हो तो आप बदलोगे, संसद अब मूल अधिकारों को भी बदलेगी। यही हुआ। शंकर प्रसाद केस के जजमेंट के बाद आप देखिए कि एक के बाद एक संसद के द्वारा ऐसे काफी सारे संशोधन किए गए कि जो मूल अधिकारों के खिलाफ थे। इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट, देयर आर मल्टीपल अमेंडमेंट्स थ्रू विच इवन 17th अमेंडमेंट कि जिनके द्वारा संसद ने हमारे इन मूल अधिकारों को कम करने की कोशिश की। इसी बीच जब संसद अपनी इस शक्तियों का अतिक्रमण करने की कोशिश कर रही है, ऐसा हमने पाया, when we found that it is abusing its authority, उसकी इसी शक्ति को फिर से एक बार चैलेंज किया गया हमारे सुप्रीम कोर्ट में। और इस बार जो केस बना वो था 1967 का केस, जो कि था गोलकनाथ केस। अ लैंडमार्क जजमेंट, क्योंकि
गोलकनाथ केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि हमारी संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्तियां हैं, वो हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मूल अधिकार दिए गए हैं दे आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर। सैक्रोसैंक्ट का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी चीज कि जिसको आप बदल नहीं सकते हो, वो इतनी जरूरी है, वो इतनी अहमियत रखती है कि आप उसको बदल नहीं सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस के जजमेंट में बताया कि दिस फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर, यू कैन नॉट चेंज देम, आप उनको बदल नहीं सकते हो। तो यहां पर एक तरह से संसद की शक्तियों पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब संसद चाहकर भी हमारे मूल अधिकारों को बदल नहीं सकती है। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब सोशलिस्टिक नेचर की सरकार थी। वो किसी भी तरह से संविधान के भाग 4 में जो उनको डीपीएसपी दिए गए थे, उन सिद्धांतों के आधार पर अपनी नीतियां बनाना चाहती थी, गरीबी हटाना चाहते थे और भी काफ़ी सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स को वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। इन सभी प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं हमारे मूल अधिकार उनके आड़े आ रहे थे। पहले तो जब मूल अधिकार आपके आड़े आ रहे थे, आप क्या किया करते थे? आप उन मूल अधिकारों को बदल दिया करते थे, लेकिन अब तो आप वो भी नहीं कर सकते हो। गोलकनाथ केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बताया है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, इट कैन चेंज एवरीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, it can amend any provision of the constitution but not fundamental rights, that's 14 to article 32। तो अब संसद क्या करे? उसको अपनी शक्तियां वापस चाहिए थी। अपनी शक्तियों को वापस लाने के लिए संसद ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ संशोधन किए। ध्यान में रखिएगा, गोलकनाथ केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि आप मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हो, बाकी के संविधान में तो संशोधन कर सकते हो। तो संसद ने किया ये कि मूल अधिकारों को छोड़कर कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी के प्रोविजंस में कुछ इस तरह के संशोधन हमारी संसद ने किए कि जिससे उसको अपनी शक्तियां वापस मिल जाए। जैसे कि 1971 के अंदर हमारी संसद ने एक संशोधन किया था, 24वां संशोधन, 24th अमेंडमेंट। इट्स हाईली टेक्निकल इन नेचर, लेकिन अगर आसान सी भाषा में आपको बताऊं तो इस 24th अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 और 368 के अंदर कुछ इस तरह की बातें जोड़ी गई कि जिन बातों से संसद ने अपनी मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्तियों को वापस पा लिया। जो शक्तियां, मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्तियां उससे छीन ली गई थी गोलकनाथ केस के जजमेंट के द्वारा, उन्हीं शक्तियों को उसने वापस पा लिया 24th अमेंडमेंट के द्वारा। बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट जिस बात के लिए आपको मना कर रही है वही बात आप कर रहे हो। उसके बाद भी काफ़ी सारे ऐसे अमेंडमेंट्स हुए कि जो हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ थे, जैसे कि आप पढ़िए 25th अमेंडमेंट, 26th अमेंडमेंट, इवन 29th अमेंडमेंट। इन सभी अमेंडमेंट्स के द्वारा किसी न किसी तरह से संसद ने हमारे मूल अधिकारों को ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी। संसद ने वापस हासिल कर रही थी अपनी मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्तियां, और अब एक के बाद एक संशोधन कर वो हमारे मूलभूत अधिकारों को, वो हमारे मूल अधिकारों को ठेस पहुंचा रही थी। इसको रोकना ज़रूरी था, इसको रोकना ज़रूरी था। और वहीं पर हुआ एक केस जिसे हम कहते हैं केशवानंद भारती केस। दरअसल ये मामला सीधा इन बातों से नहीं जुड़ा हुआ था। केशवानंद भारती जी, he was managing a mutt in Kerala, तो he did not have that greater constitutional objective। संवैधानिक उद्देश्य उनका कुछ ऐसा नहीं था कि संविधान की परिभाषा इस तरह से हो, ये हो, वो उनका कोई मकसद था ही नहीं। केरला के अंदर 1960s के अंदर जिस तरह के लैंड रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई थी, उन्हीं लैंड रिफॉर्म्स के चलते उनका जो मठ था उसकी कुछ ज़मीन, उसकी कुछ प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया था सरकार ने। अपने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत उस प्रॉपर्टी को उन्होंने एक्वायर कर लिया था, उसका अधिग्रहण उन्होंने कर लिया था, जिससे इनकी फाइनेंशियल कंडीशन पर उसका असर पड़ा। तो केशवानंद भारती जी का मानना यह था कि आप स्टेट हो सकते हो, आप गवर्नमेंट हो सकते हो, बट हाउ कैन यू एंक्रोच, हाउ कैन यू टेक अवे माई प्रॉपर्टी, दैट्स माई प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप उसको कैसे छीन सकते हो।
तो उन्होंने क्लेम ये किया कि अगर सरकार ऐसा कर रही है सो इट इज़ द वायलेशन ऑफ माय फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमारी धार्मिक स्वाधीनता का अधिकार है, जो हमें आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 में दिया गया है, आप उसका हनन कर रहे हो। इसी मामले को ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जो केस बना उसी केस को हम कहते हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। अब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को लार्जर क्वेश्चंस को एड्रेस करना था और क्वेश्चंस यही थे कि क्या संसद के पास असीमित शक्तियां हैं? 24th अमेंडमेंट के द्वारा उसने अपने आप को संविधान के सभी हिस्सों के अंदर, मूल अधिकारों के सहित सभी हिस्सों के अंदर संशोधन करने की शक्तियां दे दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को इस केशवानंद भारती केस के जजमेंट में तय करना था कि क्या संसद के पास इतनी असीमित शक्तियां हो सकती है कि वो हमारे संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सके, हमारे मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सके। वेरी इंपॉर्टेंट। केशवानंद भारती केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया yes, Parliament can amend any provision of the Constitution including fundamental rights। सुप्रीम कोर्ट बताता है कि संसद हमारे संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, वो चाहे तो मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। यही वो सुप्रीम कोर्ट है कि जिसने गोलकनाथ केस के जजमेंट में बताया था कि संसद चाहकर भी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। वही सुप्रीम कोर्ट आज 24th अमेंडमेंट के बाद ये कह रहा है कि संसद के पास मूल अधिकारों के अंदर अमेंडमेंट करने के पावर्स हैं। मतलब संसद की जो शक्तियां है उस पर एक तरह की मोहर लगा दी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। अगर ऐसी मोहर लग जाए तो जाहिर सी बात है, जैसा शंकर प्रसाद केस के जजमेंट के बाद हुआ वैसा ही अब होगा। पार्लियामेंट वुड अब्यूज इट्स अथॉरिटी, इट वुड मेक लॉज दैट आर वायलेटिव ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। तो इसी जजमेंट में ऐसा न हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात जोड़ी। उन्होंने बताया कि ट्रू, आपके पास शक्तियां हैं कि आप पूरे संविधान में बदलाव लाइए, आप चाहे तो मूल अधिकारों में भी संशोधन करिए, लेकिन इन सभी बदलावों को लाते वक्त, इन सभी संशोधनों को करते वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, और वो चीज ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे को नहीं बदलना है। मूल ढांचे को नहीं बदलना है कि जिसको कहा जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि आप चाहे ऐसे बदलाव लाइए पूरे संविधान में, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन जब भी हमें लगा कि आपके ये बदलाव, आपके ये संशोधन हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को किसी ना किसी तरह अफेक्ट कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम उस संशोधन को गैर मान्य घोषित कर देंगे, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। मतलब कि अब संसद के सामने कंडीशन ये आई कि वो संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसको ध्यान में ये रखना होगा कि कहीं बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना कर दे। बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट किए बिना आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करने हैं। गुड इनफ। तो आपको यह सवाल होगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। संसद को भी यह सवाल हुआ कि ये क्या है बेसिक स्ट्रक्चर कि जिसको वायलेट किए बिना हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करने हैं। उसने पूरा संविधान छान मारा, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया और ढूंढने की कोशिश की कि कहां पर लिखा है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा संविधान छान मारा, कहीं पर भी नहीं मिला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। संविधान में कहीं पर भी इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन इनोवेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इट इज अ जुडिशियली इनोवेटेड कॉन्सेप्ट। संविधान का मूल ढांचा, ये ख्याल कहीं पर भी संविधान में नहीं लिखा गया है। ये एक ऐसा ख्याल है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने तैयार किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस ख्याल को तैयार किया है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसकी डेफिनेशन भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसकी डेफिनेशन दी नहीं गई है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने तैयार किया है तो जाहिर सी बात है उसकी डेफिनेशन भी आप ही करोगे। आप पढ़िए, केशवानंद भारती केस के जजमेंट में कुछ बातों को
सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पे गिनवाया, लेकिन साथ में ये भी स्पष्ट किया कि आज इतनी बातों को हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पे घोषित करते हैं, लेकिन इट्स नॉट फाइनल, इट्स नॉट ऑल। आने वाले वक्त में अलग अलग जजमेंट्स के अंदर हम और बातों को भी इस बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के अंदर जोड़ सकते हैं। मीन्स दे हैवंट गिवन द एग्जॉस्टिव लिस्ट, दे हैवंट गिवन द एग्जॉस्टिव लिस्ट, मतलब कि इतनी बातें माने की बेसिक स्ट्रक्चर, और बातों को भी फ्यूचर में जोड़ा जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा है। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आज तक कुछ 20 बातों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट्स के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा गिनवाया है, तो संसद जानती है कि इन 20 बातों में मैं बदलाव नहीं कर सकती हूं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे ऐसा संशोधन कर डालूं, लेकिन इन चीजों को मैं नहीं बदल सकती हूं। तो संसद करे ये कि इन 20 चीजों को छोड़कर किसी और चीज में वो बदलाव लाए। अगर उस संशोधन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आपने जिन चीज में बदलाव लाया है वो भी अब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, भले ही हमने पहले उसको नहीं गिनवाया था, अब हम उसको गिनवा रहे हैं। और यह कहकर वो संसद के संशोधन को गैरमान्य कर सकता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि संसद की हमारे संविधान के अंदर संशोधन करने की जितनी भी शक्तियां थी, उन सभी शक्तियों पर सबसे बड़ी रोक, उस पर सबसे बड़ा कंट्रोल इंपोज हुआ इस बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर। एक पक्ष ये कहता है कि अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, द वे पार्लियामेंट वॉज अब्यूजिंग इट्स पावर, उसके साथ ये होना चाहिए था। ये सही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर एक इनोवेटिव रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया पार्लियामेंट के पावर्स पर। लेकिन दूसरा पक्ष साथ में ये भी कहता है ये नहीं होना चाहिए था। दिस जजमेंट वॉज वाइडली क्रिटिसाइज्ड एज वेल। क्यों? यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया, जिन जजेस के द्वारा जजमेंट दिया गया, दिस जजेस आर नॉट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। उनको हमने नहीं चुना है, वो हमारे लीडर्स नहीं है, दे आर नॉट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। जबकि संसद के अंदर जो लोग बैठे हैं, दे आर आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, और वो भी इतनी बड़ी संसद कि जिसमें 700 से 800 के आसपास संसद के सदस्य हैं, इनके द्वारा जो अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, उन अमेंडमेंट्स को बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर वो जजेस रोक दे, वो क्या सही है? इज इट रीजनेबल? तो यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर संसद की शक्तियों को कम करने की कोशिश जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, वो गलत है, ये मानने वाला भी एक पक्ष है। तो हमारी राय दोनों ओपिनियंस को समझने के बाद, दोनों की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद तैयार होनी चाहिए, और ये हमें तैयार करनी पड़ेगी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, कह लीजिए कि पिछले 3-4 महीनों से हमारे देश में फिर से एक बार ये बहस शुरू हुई है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कोई ख्याल हमारे पास होना चाहिए। एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि जिसके बारे में कोई बात हमारे पूरे संविधान में नहीं लिखी गई है। क्या एक ऐसी बात का जिक्र हमारी पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी जुडिशियल सिस्टम, हमारी लीगल सिस्टम के अंदर होना चाहिए? कुछ 1 महीने पहले ही हमारे उपराष्ट्रपति जी ने इस बात पर बहस छेड़ी थी, और ही क्रिटिसाइज दिस वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि ये बहस और आगे बढ़े, और इस बहस के मामले में हमें कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के अंदर देने की नौबत आए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह भी है कि ज़्यादातर ये माना जाता है कि केशवानंद भारती केस के जजमेंट के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया। ट्रू, वहाँ पर आया, लेकिन उसके पहले भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में 1965 के अंदर एक केस हुआ था, दैट वाज सज्जन सिंह केस। अब देखिए, इस सज्जन सिंह केस के जजमेंट में भी जस्टिस मुधोलकर, ही वॉज वन ऑफ द जजेस ऑफ द बेंच, इस जस्टिस मुधोलकर जी ने इस जजमेंट के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर शब्दों का इस्तेमाल किया था। मतलब केशवानंद भारती केस के जजमेंट में ये शब्द पहली बार इस्तेमाल किए गए, ये मानना गलत होगा। सज्जन सिंह केस के जजमेंट के अंदर भी इस तरह की कुछ बात थी। वो वेल एस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट नहीं था, वो तो वैसे आज भी नहीं है, लेकिन तब थोड़ी बहुत बात सज्जन सिंह केस के जजमेंट में भी इसके बारे में पाई गई थी। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जस्टिस मुधोलकर जी ने पाकिस्तान की जुडिशरी से इस बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बोरो किया था, तो वहाँ से होकर ये अब केशवानंद भारती केस तक पहुँचा है। आगे चलकर
ये जजमेंट काफ़ी कंट्रोवर्शियल बना और इसी जजमेंट के चलते कुछ जजेस को पनिश किया गया, कुछ जजेस को रिवॉर्ड दिया गया। उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक कोशिश ऐसी भी हुई थी कि संसद ने एक 42वां संशोधन कर इस पूरे जजमेंट को नलीफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ही जो जज थे जस्टिस A.N. रे, उन्होंने कोशिश करी थी कि एक बेंच बनाकर उस पूरे जजमेंट को पलटाने की कोशिश की थी, मतलब कि उसको नलीफाई करवाने की कोशिश की थी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 2 दिनों तक ये मामला चला, फिर उसको वाइंड अप कर लिया गया। तो वो कोशिश भी नाकाम रही। वो कोशिशें नाकाम रही, इसी की वजह से केशवानंद भारती केस का ये जजमेंट आज भी प्रिवेल करता है। आज भी संसद के द्वारा जो कोई भी अमेंडमेंट्स हमारे संविधान में किए जाते हैं, वो इसी पैरामीटर्स के आधार पर किए जाते हैं कि आप पूरे संविधान को जहां भी चाहे आप बदलिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। दैट्स इट। तो ये बातें थी केशवानंद भारती केस के बारे में। काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि इसी जजमेंट की वजह से हमारी डेमोक्रेसी सर्वाइव कर पाई, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दैट इज़ अ काइंड ऑफ जुडिशियल एग्रेशन इनटू द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट, इनटू द फील्ड ऑफ लेजिस्लेचर। तो इसमें तो ओपिनियंस आते ही रहेंगे। इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस हमारे बनने चाहिए, दोनों साइड्स को हमें सुनना है और उसके आधार पर अपना एक ओपिनियन कायम करना है। तो ये बात थी केशवानंद भारती केस के जजमेंट की। 50 साल पूरे हुए उस मौके पर हमने इस पूरे जजमेंट को समझने की कोशिश करी आसान भाषा में। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।